नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। मिड टर्म के एग्जाम को आप टर्म 1 का एग्जाम या फर्स्ट टर्म का एग्जाम या फिर हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो। हालांकि ये कोविड पीरियड के जो टर्म 1 के एग्जाम है उससे टोटली डिफरेंट रहेगा। काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ने गूगल भी किया होगा, गूगल पर सर्च भी किया होगा क्लास 9th एसएसटी फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन पेपर। तो जब आपने सर्च किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिले होंगे, हालांकि वो क्वेश्चन पेपर टोटली डिफरेंट आपको मिला होगा। वो कैसे कि इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो पैटर्न रहेगा, जो ब्लूप्रिंट है, वो टोटली डिफरेंट है। इसमें मोटे तौर पे दो चेंज आपको दिखाई देंगे। एक तो जो टर्म 1 का एग्जाम उस टाइम हुआ था, यानी कि जो कोविड पीरियड में हुआ था, उसमें फर्स्ट टर्म के एग्जाम में टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वो एमसीक्यूज थे, यानी कि हमारा जो पैटर्न था उस वक्त वो एमसीक्यू बेस्ड था। इस बार ऐसा नहीं रहने वाला, यानी कि टोटली सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज नहीं रहेंगे। पहला चेंज तो ये दिखाई देगा। सेकंड चेंज है इंपॉर्टेंस को लेकर के। हम कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर या कोविड पीरियड के दौरान आपका टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि टर्म 1 के एग्जाम के सिलेबस को आपने कर लिया, दैट्स ऑल, खत्म, यानी कि उसको आप साइड में रख सकते थे, यानी कि वो सिलेबस रिपीट नहीं हुआ था सेकेंड टर्म में। इस बार क्या हुआ कि हम दोबारा से एनुअल सिस्टम की तरफ लौट आए हैं, यानी कि एनुअल सिस्टम है वो फॉलो करने वाले हम। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो आपके एनुअल एग्जाम में भी रिपीट होने वाला है, यानी कि आपको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। और अच्छे से अगर कंसेप्ट को समझोगे तो इट मीन्स दैट आप जो एनुअल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उनकी प्रिपरेशन को यहाँ से लेकर के चल रहे हो। क्लियर? यानी कि ये दो बड़े चेंज आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात आती है कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन को, आपकी जो तैयारी होती है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं। एक तो मोटे तौर पे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहेगी, कौन से क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे देखिए कि मैं जितने भी सिंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके एग्जाम में आने होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई कहीं से उठाया, ठीक है, यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, बस बन गया सिंपल क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं है। उनके लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को, लैंग्वेज को, इंपॉर्टेंस को, उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखने की कोशिश करता हूं ताकि इस टाइप से क्वेश्चन पेपर बने कि आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहे, कि आप उनके थ्रू अगर प्रैक्टिस करें तो कुछ आपके लिए भी ये रहे कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक साथ साथ ये भी होता है कि अगर आपने अच्छे से सिलेबस का कवर भी कर लिया है तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस भी करते हो। जो प्रैक्टिस करते हो आपको लगता है कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आए, यानी कि मैंने पहले से तैयार नहीं कर रखे, तो आपको यहाँ से आइडिया लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक? तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम 2-3 सिंपल क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम है, चाहे वो एनुअल एग्जाम है, तो उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। क्लियर? और जहाँ तक आपके क्लास 9 सोशल साइंस की बात है तो चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट, वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 9 सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को अलग से डाल दिया गया है। ठीक? तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको मैथवर्क के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे और भी सिंपल क्वेश्चन पेपर हैं हम जो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लास्ट ईयर के सिंपल क्वेश्चन पेपर देखने तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि सारा जितना भी आपका सोशल साइंस का एसएसटी का कंटेंट है वो सारा एक जगह पर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सिंपल क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे जोहार नवोदय विद्यालय हिसार लिखा है, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन पेपर मैंने तैयार किया तो कुछ तो लिखना था, तो मैंने थोड़ा फॉर ए चेंज मैंने ये मेंशन कर दिया है। क्लियर? हालांकि ये जो आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये एज पर बोर्ड सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि सीबीएसई क्लास 9th के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो इश्यू नहीं करता है, वो 10th के लिए इश्यू करता है, 12th के लिए करता है, लेकिन 9th में 10th का पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। तो वो एज पर पैटर्न है, यानी कि जैसा यहाँ पे दिया गया वैसा एज इट इज़ आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक? यानी कि पैटर्न सेम रहने वाला है। तो ये क्लास 9th का मिड टर्म एग्जाम का सिंपल क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस हो गया। टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 हैं। इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैंने इंग्लिश में दिए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन पेपर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक? तो जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दिया गया कि इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए? 37 क्वेश्चन इसमें ओवरऑल दिए गए। ठीक? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस है वो कंपलसरी रहेंगे और कोशिश करना है कि इनको सीरियल ऑर्डर में ही आप इनको आंसर दो।
ठीक। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करो तो अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा मार्क्स है वो इस सेक्शन के साथ हमने मेंशन कर दिए हैं। और 37A और 37B जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर है वो आपके मैप वर्क से रिलेटेड रहेंगे, हिस्ट्री और जियो दोनों से। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर या ऑप्शंस है वो आपको ठीक से लिखने हैं और मैप को ठीक से अटैच करना है। यानी कि ये सारे जनरल से जो हर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं 20 MCQs क्वेश्चंस। यानी कि सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चंस है, 20, और सारे के सारे MCQs रहेंगे। देखिए करके इनके सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, यह हमें बताना है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर के ऊपर ही हम सीधा जाएंगे। तो वो करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, लुई 16। ओके, लुई 16 थे वो फ्रांस के उस वक्त रूलर, शासक या किंग थे। ओके, बड़े निकम्मे थे, इसी के कारण वहाँ फ्रांस की क्रांति होती है। एक बड़ा कारण ये भी था। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट फेमस क्लब ऑफ फ्रांस? फ्रांस का सबसे लोकप्रिय क्लब कौन सा था उस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था? तो उसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, दैट इज़ द जैकोबिन क्लब। ओके, तो जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट पूछा गया, न कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो ए रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। वो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका पोल साइंस में से, व्हाट वाज द अपार्थाइड? ओके, यानी कि पूछा गया कि रंग भेद की नीति क्या थी, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो हमें 4 देंगे उसमें से करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन। यानी कि त्वचा के रंग के आधार पे जो भेदभाव था वो रंग भेद की नीति कहलाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में था। ठीक, उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन दिया गया, पांचवा हमारा प्रश्न है, ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट चैप्टर उससे रिलेटेड है। द वीमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट इन, विमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट इन, विन नहीं वन आ जाएगा। यानी कि फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, ये हमें बताना है। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, 1946 में जाकर के महिलाओं को वहाँ पर जो विमेन है उनको राइट टू वोट मिल पाया था। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, छठा हमारा प्रश्न दिया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमें बताना है, नेम द 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ओके, किन्हीं 2 उत्तरी पूर्वी राज्यों के नाम बताने जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि मैंने चैप्टर में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको याद करने एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सी एक लाइन है, मित्र पर गमछा झाड़। ओके, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक, ये एक लाइन है, इसको याद रखना है। इन 8 राज्यों से होकर के जाती है हमारी कर्क रेखा। तो मी से हो गया मिजोरम, त्रै से हो गए त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छः से छत्तीसगढ़ और झार से हो गए झारखंड। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हो गए, मिजोरम और त्रिपुरा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो हमारा 7th क्वेश्चन दिया गया MCQs में, 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? इसमें से क्या है जो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, शामिल हैं? ओके, प्राइमरी सेक्टर में हमें बताना है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज होती है? वो एक्टिविटीज जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो विनिर्माण तो नहीं है, ये तो सेकेंडरी में आ गया। टूरिज्म ये टर्सरी में आ गया। संचार ये भी टर्सरी यानी कि तृतीय क्रिया में आ गया। तो प्राथमिक में आएगा फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, वनों से लकड़ी काटना इत्यादि। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8th हमारा क्वेश्चन दिया गया। 8th क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज द साउथ गंगा? किस नदी को साउथ गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, गोदावरी नदी है उसको साउथ गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा, यानी इस प्रकार के कई सारे नामों से जाना जाता है कि वो साउथ की सबसे लंबी नदी है, जैसे कि गंगा नदी नॉर्थ की सबसे लंबी नदी है। ओके, उसके बाद 9th जो क्वेश्चन रहेगा, 9वां हमारा प्रश्न है, 9th क्वेश्चन दिया गया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के जैसे हमने इको के फर्स्ट चैप्टर में किए कि उत्पादन के
4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इन्होंने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि चाहे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हो, लेबर हो, चाहे फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी हो, जब तक मानव उन चीज़ों को मैनेज नहीं करता तब तक उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास अगर ज़मीन हो, ट्रैक्टर भी खड़ा हो, ओके, मजदूर भी हो, लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे अपने आप फसलें नहीं हो सकती। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया, डेस इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, एक ऐसी शासन की व्यवस्था होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। तो हमें बताना कि ये किसकी बात की जा रही है, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ओके, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। ओके, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया 11th क्वेश्चन है, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव। डेमोक्रेसी में जो हर वयस्क नागरिक है उसके पास होना चाहिए। ओके, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव, यानी कि हर वयस्क नागरिक के पास क्या होना चाहिए। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनके पहला मस्ट हैव राइट टू वोट होना चाहिए, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, सभी वोट का एक समान मोल भी होना चाहिए, सी दिए गए ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि भाई वोट का अधिकार भी होना चाहिए और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि वोट का मोल भी एक बराबर होना चाहिए। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन को देखिए। 12th क्वेश्चन है, द डेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रीगेशन। ओके, यानी कि ये पूछा गया कि प्रमुख बड़ा संगठन था जिसने अलगाववादी रंग भेदी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। ओके, कहाँ की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। और हमें बताना है कि वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट संगठन कौन सा था जिसने स्ट्रगल किया था उस अपार्थी सिस्टम के खिलाफ। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो रहेगा बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ANC वहाँ की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी थी। जैसे अपने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय में, तो वैसे ही वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। क्लियर? यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 12th क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया 13th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बनने में कितना समय लगा था ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 2 years 11 months and 18 days। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन दिया गया, वेयर वॉज नेल्सन मंडेला अ पॉपुलर लीडर। जो नेल्सन मंडेला वो कहाँ के जन नेता थे, कहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा प्रश्न है, ये जियो के चैप्टर से लिया गया। माजुली इज ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। ओके, माजुली क्या है, एक नदी द्वीप है, वो किस नदी में ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्रा नदी में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया 16th क्वेश्चन है, जैसलमेर इज इन डेस, यानी कि जैसलमेर है कहाँ है, किस प्रदेश में है, स्टेट में कौन से में है, हमें बताना है। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, जैसलमेर है वो राजस्थान में है। ओके, डेजर्ट का मेन पार्ट आ जाता है जैसलमेर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है हमारा 17th क्वेश्चन है, लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज, कि कोई स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको पेनिनसुला या फिर हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन को देखिए, नेम द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताना है। सहायक नदी समझते हो ना, कि मान लीजिए कोई नदी है, कोई रिवर है, क्लियर, कोई नदी या फिर कोई रिवर है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो कोई नदी या रिवर अगर वो किसी सागर या महासागर या झील में गिरती है तो वो मुख्य नदी होती है, और कोई नदी अगर उस नदी में गिरी है तो उसकी सहायक नदी हो जाती है, जैसे कि ये इसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिर्फ गंगा की नहीं है, हमारे देश की भी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। उसके बाद 19th क्वेश्चन दिया गया, द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वॉज। बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी रहेगा, लेनिन इसके प्रमुख लीडर थे। ओके, हालांकि बाद में स्टालिन को भी हैंडओवर होता है, लेकिन क्रांति से पहले की बात करें और उस वक्त या क्रांति के समय में लेनिन थे वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन दिया गया,
विच एस्टेट्स इन फ्रांस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। फ्रांस में किस एस्टेट को कर देने से छूट प्राप्त थी। ओके, तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के जो लोग थे उनको टैक्स नहीं देने होते थे, सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को ही सारे टैक्स चुकाने पड़ते थे। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन क्वेश्चन पेपर का, जिसमें MCQs क्वेश्चन दिए गए थे, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन थे। टोटल हो गए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेक्शन दिया गया, सेक्शन बी, यहाँ पे हमें दिए गए 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 to 24। ये 2 मार्कर क्वेश्चन हमें दिए गए। फर्स्ट हमारा 21 जो क्वेश्चन दिया गया, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। संसाधन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, उस वस्तु को कहेंगे हम संसाधन। आपके हाथ में मोबाइल है, काम का है, संसाधन है। आपके पास नोटबुक है, काम की है, संसाधन है। आप जिस रूम में बैठे हो वो संसाधन है। जिस बेड या चेयर के ऊपर आप बैठे हो वो भी संसाधन है। यानी कोई वस्तु जो काम की है वो संसाधन है। तो ये जल, भूमि, पेड़ पौधे, ओके, घर, सड़क, व्हीकल, कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है वो संसाधन है। कोई भी 2 उदाहरण आप दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद 22वां प्रश्न दिया गया, नेम द टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसकी 2 सहायक नदियों के नाम बताने हैं। ओके, तो दिबांग एक नाम आप देख सकते हो, तिस्ता, मानस। ओके, तिस्ता, मानस, दिबांग, 3 काफ़ी रहेंगे, 3 में से 2 दे दीजिए। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद 23rd जो क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, विच 2 मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। देखिए, जितने चैप्टर में हमने तीसरे चैप्टर में डिस्कस किया, तो जितनी भी नदियां, उनमें से 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। यानी कि अगर इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की, तो उसका ढाल कैसे है, उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक, इस साइड से नदियां आकर के गिरती है। लेकिन 2 नदियां, एक तो हमारी नर्मदा नदी है और दूसरी हमारी तापी नदी है, जो अरब सागर में यहाँ पर गिरती है। ठीक, तो इसमें कौन सी 2 नदियां होगी, नर्मदा और तापी नदियां। क्लियर। उसके बाद 24th क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि मानव संसाधन विकास के 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, यानी कि जिससे हम संसाधन बनते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हो, वो क्या हो, मानव संसाधन हो। लेकिन कैसे बनोगे, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो है आपकी शिक्षा, ओके, उसमें क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। एक आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा, दूसरा आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और तीसरा आपकी स्किल या ट्रेनिंग कह लीजिए, ओके, आपके प्रशिक्षण या फिर आपकी स्किल। यानी कि इन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो शिक्षा हो गया, एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग या फिर इसको आप स्किल भी कह सकते हो। क्लियर, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेक्शन बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सी सेक्शन, और सी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं 5 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से 29। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं दी जाएगी। उसके बाद इसमें दिया गया 25th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्लडी संडे इंसिडेंट, व्हाट वाज इट्स आउटकम। खूनी रविवार की घटना का वर्णन हमें करना कि क्या था। कि 1905 की बात है, जो मजदूर वर्ग थे, ओके, रसिया में, वो मजदूर वर्ग जार से मिलने के लिए उनके महल के सामने पहुंचते हैं, और जार के महल के सामने जो जार के सैनिक है और मजदूरों के बीच में एक तरीके से मुठभेड़ हो जाती है, और वहाँ पर गोलीबारी हो जाती है, और उस गोलीबारी में सैकड़ों के आसपास जो मजदूर है वो मारे जाते हैं। इस दिन रविवार था, तो इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। उसके बाद व्हाट वाज इट्स आउटकम की अगर बात करें तो आउटकम ये था कि इससे जो मजदूर है उनमें एकता की स्थापना हुई। इसके साथ ही जो एक और जो आउटकम था कि 1905 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद ड्यूमा का गठन किया जाता है, जो रूस की पार्लियामेंट है। ओके, 2 ही लिख सकते हो। एक तो ये कि 1905 की रूस की क्रांति की शुरुआत होती है इस घटना के बाद, और दूसरा ये कि रूस में ड्यूमा यानी कि वहाँ की संसद का गठन कर दिया जाता है। तो ये 2 यहाँ के आउटकम थे। तो थोड़ा सा आपको बताना, इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट वाज द ब्लडी संडे इंसिडेंट, दैट द लेबर और द वर्कर्स दे वांटेड टू मीट द जार, एंड बट द कह सकते हैं कि द ऑफिशियल्स और द सिक्योरिटी गार्ड्स दे अटैक्ड और ओपन फायर्ड ऑन दोज वर्कर्स के ऊपर ओपन फायरिंग कर देते हैं। एंड इन दैट इंसिडेंट द हंड्रेड्स ऑफ पीपल और द वर्कर्स किल्ड, वो मारे जाते हैं। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द 1905 रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। एंड आफ्टर दैट द ड्यूमा वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि ड्यूमा का भी गठन हो जाता है। क्लियर, इतना बताना आपको।
यानी कि दो अलग अलग तरीके से आप बताओगे, पहले एक पार्ट का आंसर दोगे, उसके बाद सेकंड पार्ट का आपको आंसर देना है। उसके बाद 26th क्वेश्चन है, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रीजन, 3 कारण ही बताने। फर्स्ट सबसे पहले बताएंगे दिस इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी सरकार होती है। पीपल कैन चूज देयर रूलर्स एंड पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। सबसे पहले बताओगे कि यहाँ पे लोगों की खुद की सरकार होती है, लोग अपनी सरकार को खुद चुन भी सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। ओके, पहला। दूसरा बताओगे कि इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, यानी कि चाहे वो पीएम हो चाहे पीएन हो, सारे एक बराबर होते हैं। तीसरा, देयर इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति का एक वोट होता है और एक जैसी वैल्यू होती है। तो मतलब एक ये भी एक बेटर फीचर होता है, ये आप बता सकते हो। एंड बेटर डिसीजंस आर टेकन इन द डेमोक्रेसी, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे डिसीजन बेटर लिए जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। तो कोई 3-4 फीचर आप बता सकते हो, ठीक। या इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, अलग अलग ये भी लिख सकते हो कि उसको बदल भी सकते हैं, बाकी में ऑप्शन नहीं होती है, ठीक। तो आपको कोई 3 बताने, तो बहुत सारे होते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिम्बल, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना की कोई 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। प्रस्तावना क्या होती है कि किसी भी पुस्तक के पहले उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो प्रस्तावना कहलाता है, यानी कि जैसे हमारे संविधान से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया गया कि वन इंट्रोडक्शन हैज़ बीन गिवन बिफोर इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज नोन एज द प्रिम्बल। वो एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन टेल्स अस हु हैज़ प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट, फॉर वोम, किसके लिए प्रिपेयर किया गया, एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स, इसके अंदर क्या है, ठीक। यानी कि प्रस्तावना क्या होती है कि किसी भी दस्तावेज से पहले उसका जो परिचय दिया जाता है उसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका बोलते हैं। और उद्देशिका हमें बताता है कि किसने तैयार किया, किसके लिए तैयार किया और इसके अंदर क्या है, ठीक। जैसे बुक से पहले हमें दिया जाता है तो वो इसी टाइप से होता है। उसके बाद अगर मेन फीचर्स की बात करें प्रस्तावना की, तो पहला इसकी विशेषता लोकतांत्रिक देश की, हमारी प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। क्लियर, डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया। इट मीन्स दैट द पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट, लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं। रिपब्लिक, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक कंट्री। इट मीन्स दैट हमारे देश के जो मुखिया, रिपब्लिक कंट्री कौन सी होती है, जहाँ का हेड ऑफ द कंट्री है वो इलेक्टेड होता था। हमारे देश में मुखिया राष्ट्रपति वो चुने जाते हैं। इसके अलावा सेक्युलर कंट्री, एंड जो हमारी प्रिम्बल है दैट ऑल्सो टेल्स अस दैट इंडिया है इज ए सेक्युलर कंट्री। इट मीन्स दैट वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारा नहीं है, यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष देश भी हैं। तो कोई 3 एक फीचर जो वहाँ पे प्रस्तावना में प्रिम्बल में दिए होते हैं वो 3 एक्सप्लेन कर दोगे, वो उसका फीचर हो गया। क्लियर। उसके बाद 28th क्वेश्चन है कि राइट 3 डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइप का एक डायग्राम भी आप बना सकते हो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ गया, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ गया। तो ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले बताओगे कि पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिम में है, पूर्वी तटीय मैदान पूर्व में। पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। पश्चिमी तटीय मैदान है ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ये कम उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ है। ये कृषि के लिए कम उपयुक्त है, ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें कम डेल्टा है, इसमें ज़्यादा डेल्टा है, यानी कि भी ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लेट की नेम ऑल 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट मोमेंट्स, प्लेट की सभी तीनों प्रकार की गतियों के नाम बताने हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्लेट मोमेंट्स, 3 टाइप के प्लेट मोमेंट होती है। इस टाइप के डायग्राम बना करके बता सकते हो। सबसे पहले ये हो गया कि व्हेन 2 प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मोमेंट। ओके, कन्वर्जेंट मोमेंट हो गया पहला, इसको बोलेंगे अभिसारी गति। दूसरा होता है जब 2 प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है, तो डी से दूर और डी से डिस्टेंस होगा। व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट, यानी कि अपसारी गति। और तीसरा होता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास से हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती हुई जाती है, टकराती हुई, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इस टाइप से अगर जा रही है तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी कि रूपांतरण गति। टी से टकराना, टी से ट्रांसफॉर्म। तो 3 प्रकार की गतियाँ इनको आपको बताना है और छोटे से पेंसिल से डायग्राम भी बना दोगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेक्शन डी हमारा दिया गया, नेक्स्ट सेगमेंट दिया गया, इसमें हमें 5 मार्कर क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। जिसमें जैसे 30th क्वेश्चन दिया गया,
तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। एक्सप्लेन द कोजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण बताने, तो बहुत सारे कारण हैं। अयोग्य शासक, ओके, वीकनेस ऑफ द रूलर, रूलर थे वो वीक थे। इसके साथ साथ टैक्स सिस्टम, वहाँ का सोशल डिवीज़न ही ऐसा था कि थर्ड जो वहाँ पर एस्टेट था, थर्ड एस्टेट, उसको दबाया जा रहा था। इंक्रीज इन द टैक्सेस, करों में वृद्धि करने की कोशिश की जाती है, तब भड़क जाते हैं लोग। महंगाई हो गया, ओके। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हो गया, भुखमरी की समस्या हो गया, ओके, शॉर्टेज ऑफ द फूड रिसोर्सेज हो गया, यानी कि इस टाइप के कारण थे। तो उनमें से 5-6 कारण आपको एक्सप्लेन करने। उसके बाद रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल कौन थे, तो ये इन द बिगनिंग देर वार इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 20वीं सदी की शुरुआत में, तो रूसी समाज में 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। सबसे पहले रूढ़िवादी की बात करें तो भाई ये लकीर के फकीर थे, हु डिडंट वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, जो चेंज नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि पुराने वाला जो राजतंत्र है, दीज वर नॉट इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, चेंज के फेवर में नहीं थे, किसके फेवर में थे, ऑटोक्रेसी के फेवर में थे, ठीक। और उदारवादी थे, दोज हु वांटेड टू ब्रिंग द चेंज, जो चेंज चाहते थे लेकिन ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, धीरे धीरे चेंज होने चाहिए, ठीक। और ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये चाहते थे कि वोट, राइट टू वोट तो मिले लेकिन धनी लोगों को मिलना चाहिए। रेडिकल्स थे, ये चाहते कि भाई कल क्यों, अभी हो। दे वांटेड, यूँ कह सकते, क्विक चेंज इन द सोसाइटी। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको मेंशन करना है। तो डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मोटे तौर पे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे लिखने हैं आपको। उसके बाद है वाइज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों बेहतर माना जाता है। तो इसमें अभी हमने 3 मार्कर में भी डिस्कस किया था, वो 5 फीचर्स आपको मेंशन करना है कि क्यों लोगों की अपनी सरकार होती है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है ये, ओके। पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट, पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, यहाँ पे इक्वालिटी होती है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, ओके। यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है, यहाँ पे बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ओके। ये सब कुछ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या थे, व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया था तो कहाँ से हमने प्रेरणा ली थी। तो देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1931 की बात करें 1931 का कराची सेशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से बहुत कुछ लिया है। वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल लीडर से हम इंस्पायर्ड थे। वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से भी इंस्पायर्ड थे, ओके। हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत कुछ लिया है। यानी कि ऐसे बताना कि भाई कहाँ कहाँ से हमने ये चीज़ें ली है, कहाँ से इंस्पायर्ड थे, तो वो चीज़ें हमें मेंशन करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है एक्सप्लेन द ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों का एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो ये बहुत आसान सा है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा इसे। उसके बाद है पालमपुर गांव है, उसके ऊपर एक नोट लिखिए। तो पालमपुर गांव के बारे में बताना है, कैसा गांव है। पालमपुर एक अच्छा खासा विकसित गांव है, 450 के आसपास फैमिलीज़ है, 150 परिवार लैंडलेस है, वहाँ पे 2 स्कूल हैं, ओके। एक प्राइमरी स्कूल है, एक हेल्थ सेंटर भी है, सभी घरों में बिजली है, ट्यूबवेल कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में ये श्योर ही रहता है, आपके एग्जाम में आना ही होता है इस क्वेश्चन को। तो आपको बताना है हिमालय की नदियाँ एक साइड में लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सदाबहानी है, पेरेनियल रिवर्स है। दीज आर द सीजनल्स, यानी कि ये मौसमी नदियाँ। दीज आर लॉन्ग, दीज आर शॉर्ट कंपेरेटिवली, दीज आर मोर इन नंबर्स, दीज आर लेस इन नंबर, ये संख्या में ज़्यादा, ये संख्या में भी कम है। दीज आर हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इनमें पानी ज़्यादा होता है, इनमें पानी कम होता है। यहाँ की अगर बात करें तो ये नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ होती है वो मिंडरिंग करती है, यानी कि ऐसे नदी विसर्पण करती है, ये सीधे रास्ते से होकर के बहती है। ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये कम सूटेबल है, क्योंकि इनमें पानी पूरे साल रहता है और ये प्लेन इलाके से बहती है, इसलिए ज़्यादा सूटेबल है, ये कम सूटेबल है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये कम सूटेबल है। ये नौकायन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, कम सूटेबल है, यानी कि ऐसे बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, 15-20 डिफरेंस हो सकते हैं। तो आपको 7-8 ही आपको मेंशन करना है। या फिर आप इसमें कर सकते हो क्वेश्चन, नदियाँ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको बता दोगे कि क्यों है। फॉर इरीगेशन, फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सिंचाई के लिए, जल विद्युत पैदा करने के लिए, टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, पर्यावरणीय संतुलन के लिए इम्पोर्टेंट है। इनके धार्मिक या सांस्कृतिक भी उनका महत्व होता है। बाढ़ अगर बात करें तो बाढ़ जब आती है, हालांकि विनाशकारी होती है, लेकिन इससे नदियां है वो नई मिट्टी लेकर के आती है, उसको बिछाती है, तो नई मिट्टी का निर्माण भी होता है। तो ऐसे कुछ 5-6 कारण आप लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन ए जो रहेगा
ये रहेगा, इसमें रहेंगे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपको सोर्स दिया जाएगा और उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पोज करके देख सकते हो। तो इसको पहले आप रीड कर लीजिएगा, ये सोर्स क्या दिया गया है, और सोर्स को रीड करने के बाद आपको खुद इनको सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। क्लियर। और ये जो सोर्स, पहला सोर्स दिया गया, तो ये हम ऑलरेडी पहले भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। उसके बाद 35th जो क्वेश्चन है तो वो भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक सोर्स दिया है। क्लियर। तो ये भी आप एक बार रीड कीजिएगा और उसके बाद आसान से आप आंसर दे सकते हो। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विच कंट्रीज इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, से सबसे ज़्यादा किसकी इकोनॉमी प्रभावित हुई थी? तो इसको अगर हम बताएं तो एज पर द सोर्स सी करेक्ट आंसर रहेगा, जर्मनी की इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन जर्मन वर्कर्स। जर्मन वर्कर्स है उनके ऊपर क्या असर पड़ा? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, कि उनकी लॉस जॉब्स, कईयों की नौकरी चली गई, रिड्यूस वेजेस, और जो काम पर थे उनकी मजदूरी कम हो गई। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट दिया गया, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन द जर्मन यूथ की बात करें तो जर्मन यूथ है दे कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लियर इसका आंसर भी दिया गया है लास्ट में, अगर आप देखोगे कि आम तौर पे दे लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने जॉब खो दी, एंड दे यूँ कह सकते हैं कि दे डाइवर्टेड दमसेल्व्स टुवार्ड्स द क्राइम, क्राइम की तरफ वो डाइवर्ट हो गए थे। ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि उनकी नौकरियाँ चली गई और वो अपराध की तरफ अग्रसर हो गए थे। उसके बाद थर्ड सोर्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी सोर्स है, ये आपका लिया गया है जियो में से। तो यहाँ पे देखिए कि द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला फ्लो कहाँ किस साइड में बहती है, तो ये आपको बताना है। तो ये मुख्य जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ओके। नेम द मेजर वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो वो हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट आ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की उन दो नदियों के नाम बताने जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा और तापी आ जाएगी। ठीक। उसके बाद सेक्शन एफ जो दिया गया है, सेक्शन एफ की बात करें तो एफ सेक्शन में क्या दिया गया, इसमें हमें 37A और 37B दो क्वेश्चन दिए गए। 37A में जैसे दिया गया कि वह स्थान जहाँ पर 1789 में लोगों ने जेल पर धावा बोला था, वो आपको लोकेट करना है। हालांकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, लोकेट पहले किया होगा। तो ये हमारा पेरिस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है अ पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, दास व्यापार संबंधित एक बंदरगाह है बोर्डोक्स, उसका हमें बताना है। ओके, आइडेंटिफाई करना है। तो ये जितना भी मैप वर्क है आपका वो एक सेपरेट वीडियो मैंने डिस्कस किया, चैप्टर वाइज भी कर रखा है और हिस्ट्री का एक साथ और जियो का एक साथ, ऐसे अलग अलग भी कर रखे हैं। तो आप मैप वर्क में जाओगे क्लास 9, 10 सोशल साइंस मैप वर्क, तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। क्लियर। उसके बाद 37B है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हमें लोकेट करना है, बिल्कुल सिक्किम के साथ लगता है नेपाल में। हमें मालाबार कोस्ट को लोकेट करना। मालाबार कोस्ट की अगर बात की जाए तो कहाँ पे आ जाता है, जो केरल वाला कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट है। तापी नदी की बात करनी तो यहाँ से लगभग तापी नदी आती है, तो इनको हमें लोकेट करना है। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है विदाउट शेयरिंग योर नंबर्स। ओके, कई बार होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है तो वो डिस्कस किया जा सकता है, या कि ये भी होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइप के वीडियोज़ या कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हो तो वहाँ पे लिंक भी शेयर किए जा सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। और आपके ये जो छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, क्योंकि वो मोटिवेशन हमें मिलता है, वो एक एनर्जी मिलती है कि हाँ हमें इस डायरेक्शन में लगे रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।